दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दृष्टि यानी विज्ञान, सामान्य विज्ञान का तृतीय संस्करण। ये बुक है दृष्टि की, दृष्टि IAS IPS। या ये बुक और ज़रूरी है एनडीए के लिए, CDS या CA PF या ट्रिपल या SSC का एग्ज़ाम देते हैं, या UP SSC का देते हैं, UGC नेट का देते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, जिसका हम पढ़ने शुरू करेंगे। इनमें से 26 चैप्टर हैं। 26 चैप्टर हैं, और जिनमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इनके चैप्टर के नाम देखेंगे। हमारी पहली क्लास है तो इसलिए हम, ठीक है, हम पहला चैप्टर देखेंगे, और चैप्टर का नाम है पहला भौतिक राशियाँ और मापन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, भौतिक राशियाँ और मापन। विज्ञान क्या है? भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान इसी भौतिक जगत की परिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत एवं गहनता समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना और भविष्यवाणी करना विज्ञान है। जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना और भविष्यवाणी करना विज्ञान है। ठीक है, तो इसको परिभाषिक तौर पर देखेंगे तो वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों या परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषणों द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रम से और सुसंगठित और सुव्यवस्थित हो तो इसे क्या कहेंगे? विज्ञान। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक जगत आ जाएगा, रासायनिक विज्ञान आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा। औपचारिक विज्ञान में गणित और लॉजिक यानी तर्क संगति ये सब आ जाएगा। समाज विज्ञान में मानव के बारे में हम पढ़ते हैं और समाज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस और नेचुरल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में यानी नेचुरल साइंस के बारे में, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में। तो प्राकृतिक विज्ञान देखते हैं। नेचुरल साइंस क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक घटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं अनुभवजन यानी एक्सपीरियंस साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया गया है। विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया है? प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया गया है। प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं हैं: भौतिक शाखा, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसको बोलते हैं। अब फिजिक्स यानी कि भौतिक देखते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। ठीक है, प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। इसको हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। चलो ठीक है, ये सही है। ठीक है, प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटनाओं में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि यांत्रिक, तरंग गति, प्रकाशिकीय, ऊष्मा और ध्वनि, आधुनिक भौतिकी और विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबक। इनमें बांट सकते हैं भौतिक विज्ञान को। ठीक है, भौतिक का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। उनके भौतिक गुणों को किस में व्यक्त करते हैं? भौतिक राशियों में अभिव्यक्त करते हैं। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? यानी फिजिकल क्वांटिटी। किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटनाओं की सटीक व्याख्या के लिए
जिन पदों का उपयोग करते हैं उन्हीं की भौतिकी राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। तो भौतिक राशियों में द्रव्य एवं मात्रा दोनों उपस्थित होती है और ये सटीक व्याख्या करने के लिए पदों का उपयोग किया जाता है। अब देख रहे हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, द्रव्य की नहीं। और भौतिक राशियों में द्रव्य एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन रुको, वो हम अदिश राशियों में बता रहे हैं। अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, द्रव्य की नहीं, जबकि सदिश राशियों में द्रव्य और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिर से भौतिक राशियों को समझते हैं। भौतिक राशि यानी मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रा स्थिति या किसी घटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये दो प्रकार की, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में हमने बताया कि इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति। ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है क्योंकि त्रिभुज 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसलिए सदिश राशियाँ दिखते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण एवं दिशा दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर वेग, विस्थापन, बल और संवेग आदि। यहाँ उपयुक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता है। जैसे कि वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दाईं तरफ। ठीक है, तो अर्थात ये जो सदिश राशियाँ हैं इनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ देखते हैं, इनमें देखते हैं कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं, कौन सी सदिश राशियाँ हैं। तो दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गई, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। देखो दूरी, ठीक है, देखो हमारा घर यहाँ है और हम ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले 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 और हम अपने कॉलेज पहुँचे। ठीक है, तो हम कितनी दूरी चले, तो हम पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इस तरह से चल के लगभग हमने 100 किलोमीटर 100 मीटर चला, आपने घर आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पर विस्थापन पूछ लेता यहाँ से विस्थापन पूछ लेता कि घर से स्कूल तक की कब विस्थापन कितना है, तो हम फिर ये भूल जाएंगे कि हमने कितना चला है। हम ये सब भूल जाएंगे। हम सिर्फ इतना याद रखें कि इस जगह से लेकर इस जगह तक के इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें इनके बीच की दूरी पूछ रहे हैं, तो था किस दिशा में, इस दिशा में है। ठीक है, यानी कि जिस तरह चले थे उसकी दिशा में नहीं, उसके जस्ट विपरीत दिशा में है। तो अर्थात विस्थापन के लिए दिशा होनी चाहिए और ठीक है, और परिमाण होना चाहिए यानी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी आप समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी टोटल लंबाई कहते हैं और विस्थापन न्यूनतम लंबाई को। चाल, आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हो, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से जा रहे हो। ठीक है, लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो कोई नहीं बताया, बस ये बताया कि हमारी चाल इतनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जब स्कूटर या आप जब बाइक चलाते हो तो बाइक में ये लिखा होता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसमें ये तो लिखा नहीं होता है ना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आप पूर्व की तरफ से चल सकते हो, पश्चिम की तरफ नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि चाल में दिशा नहीं होती है, चाल में से परिमाण होता है। ठीक है, ओके। और देखो अब बेग बताते हैं। आपने कोई चीज़ धक्का मारी, जैसे कि आप बेग, हवा का बेग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा का बेग किस तरफ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहाड़ियों से हवाएं आती हैं तो उनका बेग ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, दिशा है ना। पहाड़ ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ आज यहाँ है तो कल उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, उसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है। ठीक है,
शक्ति। आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर दीवार पूरब की तरफ है तभी धक्का मारोगे, पश्चिम की तरफ है तो धक्का नहीं मार सकते हो, अर्थात इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ऊर्जा हो गई, आप ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हो, किस दिशा में खर्च कर रहे हो, ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई। लंबाई, जैसे अभी बताया, लंबाई किधर भी तरफ हो सकती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी तरफ हो सकती है, किसी तरफ काउंट की जा सकती है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ठीक है, इन सब में दिशा की अवस्था नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की अवस्था होती है। अब बल आप एक निश्चित दिशा में लगाएंगे। संवेग भी, त्वरण, ठीक है, जब आप नीचे की तरफ करेंगे ना तो त्वरण, मतलब नीचे की तरफ करेंगे तो मंदन, और जब ऊपर की तरफ करेगा त्वरण, ठीक है। वजन, भार, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, इन सब में सदिश राशियाँ होती हैं। भौतिक राशियों का अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा अदिश राशियाँ और सदिश राशियों में इन चीज़ों को बांट दिया। अब भौतिक राशियों को एक और वर्गीकरण और है जिसको बोलते हैं मूल राशियाँ एवं व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो मूल राशियाँ हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियाँ डेराइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ हैं जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि दूरी हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो एक या अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो फिर से देखो, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, और वे भौतिक राशियाँ जो एक या अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मतलब ये इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि इनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। देखो, इसकी क्या है, दूरी हो गया, समय, द्रव्यमान इत्यादि, और व्युत्पन्न राशियाँ चाल हो गई। देखो, दूरी का मात्रक क्या है, लंबाई, समय का मात्रक क्या है, ताप, टी या टेम्परेचर, ताप, द्रव्यमान को किससे लेते हैं, किलोग्राम से, ठीक है। लेकिन चाल क्या है, चाल मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि इसमें मीटर भी है और सेकेंड भी है, यानी कि दो भौतिक राशियाँ हो गई। यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, जबकि मूल राशियाँ किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं, स्वयं बनी होती हैं, इनकी खुद की राशि होती है। मापन की इकाइयाँ देखते हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन, मेजरमेंट, सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक होता है, आंकिक मान और मात्रात्मक या इकाई मान। आंकिक मान को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक या इकाई को बोलते हैं यूनिट इंग्लिश में, ठीक है। यदि किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को मापना है तो हम इसका भार जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे 5 किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, एक मात्रा का, 5 क्या है, एक यूनिट, यानी एक संख्या है, यानी कि आंकिक मान है, ठीक है। वहीं यदि पानी का आयतन जानना हो, ठीक है, वहीं यदि पानी का आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मात्रक, यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रों का निर्माण किया जाता है। मात्रक दो प्रकार होते हैं मूल मात्रक, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जैसे कि द्रव्यमान हो गया, सेकेंड, समय हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गई, एम्पियर, ये सब क्या है, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया, ये सब। भौतिक राशियों की विमाएँ देखते हैं। अब किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जा सकता है।
मूल राशियों के विमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए गए हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र मूल राशियों के घातांकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। अब मूल राशियों के विमीय सूत्र देखते हैं। लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, तापमान का के और तापमान का के, ताप का के, विद्युत धारा का ए, जो तीव्रता का सी डी और पदार्थ की मात्रा मोल। यानी लंबाई की मात्रा का एल को से डिनोट करते हैं, ठीक है, और द्रव्यमान को एम से, तापमान को टी से, ताप को मतलब समय को टी से और ताप को के से। के को बोलते हैं केल्विन। टेम्परेचर, ठीक है, मास और विद्युत धारा एम्पियर। जो तीव्रता वैसा मात्रा का ज्योति तीव्रता कैंडेला, लेकिन इसमें बोलते हैं सी डी। पदार्थ की मात्रा मोल होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनसे जो राशियाँ मिलकर बनी है उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर हो गया, लंबाई, सेकंड, समय का मूल मात्रक है। इनसे व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ उनके मात्रक एवं विमीय सूत्र। क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक। अब लंबाई का मात्रक है मीटर, चौड़ाई का मात्रक है मीटर, तो इसको क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया इसका मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र है एल स्क्वायर। आयतन, आयतन वो होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो इसलिए क्या होगा, मीटर क्यूब। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र क्या है, एल क्यूब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व को का सूत्र है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। आयतन को भी निकाला था हमने मीटर क्यूब, ठीक है, आयतन का निकाला था मीटर क्यूब, और द्रव्यमान का है एम, किलोग्राम, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या है, एम है, और ये ठीक है यूनिट यानी कि मात्रक किसका, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ओके। और तो इसको कैसे लिखेंगे, एम एल क्यू माइनस, क्योंकि ये मीटर नीचे ना अपॉन में है ना, तो ऊपर में ले जाएंगे तो जो प्लस में होता है वो नेगेटिव में हो जाता है। तो इसी इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, एम एल माइनस क्यू। वेग देखते हैं। वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। अब विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन को जैसे कि दूरी का मात्रक मीटर, वैसे ही विस्थापन का को भी मीटर में ही नापते हैं, ठीक है, और समय को टी से। तो इसको क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड यानी कि एल टी इनवर्स, ठीक है। ये जो -1 होता है इसको हम बोलते हैं इनवर्स। तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर को एल यानी कि लेंथ अपॉन टी, तो एल टी इनवर्स। त्वरण, त्वरण को बोलते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, वेग में चाल और वेग दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन, तो ये क्या है, एल स्क्वायर, और समय है टी। जब टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, या ठीक है। लेकिन रुक जाओ, हमने शायद अभी तक चाल का बताया नहीं है, तो एक बार फिर से चाल का हम देख लेते हैं। चाल बराबर होता है मतलब किलोग्राम प्रति घंटा या प्रति मिनट, किलोग्राम प्रति मिनट, ठीक है। किलोग्राम क्या है, एल। इसको चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, किलोग्राम कहाँ ले गए, तो दूरी बटे समय, ठीक है। समय, दूरी का मात्रक एल, समय का मात्रक टी। तो जब ऊपर चला जाएगा तो चाल बराबर हो जाएगा एल टी माइनस एल टी इनवर्स, ठीक है। अब इसको फिर से इन सबको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, चाल का मात्रक जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का, जो चाल की विमा होती है वही वेग की विमा होती है, एल टी इनवर्स, ठीक है। तो देखो एल वेग में परिवर्तन हो गया एल टी इनवर्स, और नीचे टी है तो ऊपर जाकर ऊपर चला जाएगा तो 2 टी जी हो जाएंगे, दो, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ऊपर आ जाएगा ये भी माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो एल टी माइनस टू, यानी कि त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा,
एल टी माइनस टू। और त्वरण का फार्मूला क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय। ठीक है, संवेग देखते हैं। संवेग होता है पी बराबर पी मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो इसको जैसे कि इसका फार्मूला है पी बराबर एम बी। ठीक है, एम होता है मास, तो इसको कैसे लिखते हैं, एम से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, और वी वेग होता है, वेग का होता है एल टी इनवर्स। तो इसका सही आंसर, इसकी विमा क्या हो जाएगी, टी अपॉन में है तो ऊपर पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, मतलब प्लस में प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री। तो कार्य शक्ति या सामर्थ्य का मत की विमा क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, इसको क्या बोल सकते हैं, वाट बोल सकते हैं। तो कहते कितने कितने वाट का है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि इसकी कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। ठीक है, क्षेत्रफल बल भी पता किया था, एम एल टू टी माइनस थ्री। एम एल टी बल का मात्रक अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको और दूसरे अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन अपॉन मीटर ना बता के आप बता सकते हो पास्कल। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ना बता के आप बोल सकते हो इसको पास्कल। और इसका विमी सूत्र है एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अब आते हैं 10 की घात, पावर ऑफ 10। जब कोई भौतिक मान बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है तो गणना की सुविधा की दृष्टि से इसे 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं डेसी से। तो 10 की पावर -1 डेसी। ठीक है, निम्न से पूर्वकालिक देखते हैं। ठीक है, डेसी सेंटी मिली, मतलब कंपेरिजन करेंगे हम मात्रक मीटर या ग्राम से। ठीक है, मीटर या ग्राम से देखते हैं। और ठीक है, तो ये है 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 होता है 1। तो उसके बाद आएगा तो मीटर के बाद आएगा डेसी सेंटी मिली।
ठीक है। मिली, उसके बाद माइक्रो, फिर नैनो, फिर पिको, फिर फेप्टो, फिर होता है ऑटो। ठीक है। सबसे छोटा ग्राम, उससे बड़ा डेसीग्राम, मतलब उससे छोटा डेसीग्राम, उससे छोटा सेंटीग्राम, उससे छोटा मिलीग्राम, उससे छोटा माइक्रोग्राम, उससे छोटा नैनोग्राम, उससे छोटा पिकोग्राम, उससे छोटा फेक्टोग्राम, उससे छोटा ऑटोग्राम। ठीक है। तो अब डेसी को डी से प्रदर्शित करते हैं, सेंटी को सी से, मिलीमीटर को एम से, और माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, नैनो को न्यू से, और पिको को पी से, फेक्टो को एफ से, और ऑटो या एटो को ए से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि एक माइक्रो में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है। एक माइक्रो में कितने ग्राम होते हैं। एक माइक्रो ऐसा पूछा जाता है, एक माइक्रोग्राम बताइए। माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻⁻6, नैनोग्राम होता है 10⁻⁻9, पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12, और फेक्टोग्राम होता है 10⁻⁻50, और ऑटोग्राम होता है 10⁻⁻80, सेंटी होता है 10⁻2, और मिली होता है 10⁻3, और डेसी होता है 10⁻1। ठीक है। अब मीटर यानी ग्राम से बड़े मात्रा देखते हैं। तो ग्राम से होता है डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद आता है मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। ठीक है। तो ग्राम से बड़ा कौन सा मात्रक है, डेका ग्राम है, उसके बाद आएगा हेक्टोग्राम, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद गीगाग्राम, उसके बाद टेरा ग्राम, उसके बाद पेंटा, और उसके बाद एक्सा। ठीक है। जैसे कि ओटो वैसा ही एक्सा। ठीक है। एटो और एक्सा, इनमें फ़र्क बस इतना है कि एट है सबसे छोटा और एक्सा है सबसे बड़ा। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मेगा ग्राम में कितने हैं, कितने एक मेगा ग्राम होता है 10⁻6, एक गीगा ग्राम होता है 10⁻9, टेराबाइट 10⁻12, पेंटा होता है 10⁻15, एक्सा होता है 10⁻18। ठीक है। और किलो होता है 10⁻3, हेक्टर होता है 10⁻2, और डेका होता है 10⁻1। डेका को लिख सकते हैं डी से, हेक्टर को एच से, किलो को के से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पेंटा को पी से, और एक्सा को ई से। ठीक है। अब आते हैं आगे। एक किलोमीटर में होता है 10⁻3 मीटर, एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर, एक नैनो में होता है 10⁻9 मीटर, एक पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर, एक फेम्टोमीटर होता है 10⁻15 मीटर। फेप्टोमीटर का पूर्ण नाम होता है फर्मीमीटर। फेप्टोमीटर का पूर्ण नाम क्या है, फर्मीमीटर। ठीक है। और ये लंबाई के टाइप थे, और ये हैं भार के टाइप, जैसे किलोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ये सब क्या है, भार ग्राम है। मात्रक पद्धतियाँ देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो, ये मात्रकों की पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, और एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस होती है फुट पाउंड सेकंड, और एसआई होती है, ठीक है, एसआई देखते हैं, एसआई होती है इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लंबाई को एम से मेग, ठीक है, अब ये सब अभी हम आपको बता चुके हैं। अब देखो, एसआई पद्धति एम के पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया था। अब इसी पद्धति को मानक रूप में प्रयोग किया जाता है। एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्वीकार किया गया है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में मान्यता दी गई। तब से लेकर अभी तक मूल मात्रों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है। अब देखते हैं, तो ये सब जो अभी हम आपको बता रहे थे, ऐसा ही मात्रक मीटर, किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ठीक है, ये सब क्या है, ऐसा ही मात्रक है। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योतिर्ता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है। कैसे लिखा जाता है यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखो, ऐसा ही पद्धति के 2 संपूरक मात्रक देख लेते हैं, समतल कोण और ठोस कोण, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है। या ठीक है, समतल कोण को, प्लेन एंगल को रेडियन, और ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। अब रेडियन देखते हैं। वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, एक रेडियन कहलाता है। वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, वह रेडियन कहलाता है। और घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है,
गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, एक होता है स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण मात्रक देखते हैं। फुट, FPS, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में होते हैं 12 इंच, या 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होते हैं। इंच लंबाई या दूरी का मात्रक है और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 1 सेंटीमीटर में होता है 0.01 मीटर या 0.39 इंच बोल सकते हैं। एक माइक्रोन, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इससे बोलते हैं 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁸ मीटर होता है। ठीक है, ये अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। इसे ए और ए के ऊपर एक बिंदी से दर्शाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी को नापने के लिए ठीक है, सूक्ष्म दूरी को नापने के लिए किया जाता है। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष या पारसेक का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी है। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक देते हैं। इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पारसेक का प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक का मान होता है 3.3 × 10⁻16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष। परिभाषा अनुसार देखते हैं, पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है, पारसेक। बैरल देखते हैं। बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का प्रयोग किया जाता है। मोल, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों यानी अणु या परमाणु या आयन की संख्या कार्बन के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या के बराबर होती है, एक मोल कहलाता है। चूँकि C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु संख्या 6 × 6.023 यानी 6.023 × 10⁻23 होता है। अतः एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 × 10⁻23 हो। इस संख्या को ही एवोगाद्रो नियतांक या एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.023 × 10⁻23। इस संख्या को ही एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये क्या है? ये है अवयवी तत्वों की संख्या, और जो होती है जो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें अवयवी तत्वों की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि उपस्थित परमाणु संख्या के बराबर होते हैं एक मोल। तो एक मोल कितना होता है? एक मोल होता है, ठीक है, एक मोल कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या के बराबर होता है एक मोल। डाप्सन देखते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई होती है डाप्सन। वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को मापने की इकाई डाप्सन कहलाती है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डाप्सन में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल ओजोन की मात्रा को डाप्सन में व्यक्त किया जाता है। क्यूसेक देखते हैं। यह प्रवाह मापने की इकाई है। यह क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में मापते हैं। नदियों के प्रवाह को किस में मापते हैं? क्यूसेक में मापते हैं। बार देखते हैं। दबाव मापने का मात्रक होता है बार। एक बार होता है 1,00,000 पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर होता है। जूल होता है कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक। जूल कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। थर्म देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक होता है जिसे THM प्रतीक से दर्शाया जाता है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। ओम होता है प्रतिरोध ओम का मात्रक। वाट होता है SI का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक। इसे जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। मेगावाट होता है विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा की इकाई होती है। 1 मेगावाट होता है 10⁻6 वाट के बराबर, मेगावाट। हॉर्स पावर देखते हैं। 746 हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट। एक शक्ति मापने का मात्रक होता है। बड़े यंत्रों व मोटर की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है।
किलोवाट इंटू घंटा देखते हैं, ऊर्जा की एक इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। मैक देखते हैं, अति तीव्र चाल मापने में इकाई है। किसी माध्यम से ध्वनि की चाल 1 मैक कहलाती है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहते हैं तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। सोनार देखते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यह पराशब्द तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। सोनार। नॉट देखते हैं, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। 1 समुद्री मील प्रति घंटे चाल को नॉट कहा जाता है। समुद्री जहाज की इकाई मापते हैं नॉट से। ठीक है। रडार देखते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है रडार का। रिएक्टर देखते हैं, रिएक्टर स्केल, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में किया जाता है इसका प्रयोग। 1 औंस होता है 28.35 ग्राम। 1 औंस कितना होता है? 28.35 ग्राम। 1 पाउंड होता है 16 औंस या 453.52 ग्राम या 0.453 किलोग्राम। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। और ठीक है, या इसको बोल सकते हो 1 किलोग्राम होता है 2.205 पाउंड। 1 क्विंटल होता है 100 ग्राम का और मीट्रिक होता है 1000 किलोग्राम का। 1 मील में होते हैं 1609.344 मीटर, यानी कि 1.60934 किलोमीटर। 1 समुद्री मील होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई होती है, यानी ठीक है, एक खगोलीय इकाई होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। अब आते हैं आगे, मापक यंत्र। चंद्रमास देखते हैं, समय के अन्य मात्रक। चंद्रमास होता है 4 सप्ताह या 28 दिन लगभग होते हैं चंद्रमास में। सौर मास में होते हैं 30 दिन या 31 दिन, फरवरी में 28 या 29। लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 को होती है 366 दिन। मापक यंत्र देखते हैं, विभिन्न राशियों को मापने के लिए कई मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र एवं अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। बैरोमीटर देखते हैं, बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र होता है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। ऑडोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ओडोमीटर प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापते हैं। ऑक्सेनोमीटर होता है पौधों की वृद्धि मापते हैं, ऑक्सेनोमीटर। लक्समीटर होता है प्रकाश तीव्रता मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की सापेक्ष घनत्व एवं शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों में सापेक्ष घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर हवा में आर्द्रता मापते हैं। मैनोमीटर गैसों का दाब मापते हैं। गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा में की उपस्थिति जांचने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर वायु गति मापने में किया जाता है। विंड वैन वायु की दिशा ज्ञात करते हैं। विंड वैन से वायु की दिशा ज्ञात करते हैं। वोल्टमीटर विभवांतर मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। थर्मामीटर ताप मापते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे विकर्ण तापमापी भी कहते हैं। पायरोमीटर को विकर्ण तापमापी कहते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर स्वर की शुद्धता मापने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप होता है हृदय की ध्वनि सुनने में। स्पेग्नोमीटर होता है रक्तचाप मापने में। पेडोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने में। टैकोमीटर होता है विद्युत मोटर की घूर्णी गति अथवा वाहन की घूर्णी गति मापने में टैकोमीटर का प्रयोग होता है। पायरो हेलियोमीटर होता है सौर विकिरण मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ होता है सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। कार्डियोग्राफ होता है हृदय गति मापने में। पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाने में। बोलोमीटर होता है तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर का। ठीक है, देखो हमें इससे क्या क्या ध्यान रखना है। बोलोमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलीग्राफ हमको पता है झूठ का पता लगाने में किया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय गति और स्पेक्ट्रो हीलियोग्राम होता है सूर्य की फोटोग्राफ का उपकरण। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। पायरो हीलियोमीटर होता है सौर विकिरण मापने। टैकोमीटर विद्युत, ठीक है, विद्युत मोटर की घूर्णन गति तथा विद्युत की घूर्णन गति मापने का यंत्र। ठीक है।
स्पेक्ट्रोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, स्पेक्ट्रोमीटर रक्तचाप मापने में, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में, कैलोरीमीटर स्वर की शुद्धता मापने में, पायरोमीटर उच्च ताप मापने में, थर्मामीटर ताप मापने में, सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता, वोल्टमीटर विभवांतर, विंडमैन वायु की दिशा मापने में किया जाता है, विंडमैन वायु दिशा। और एनीमोमीटर वायु की गति मापने, अमीटर विद्युत धारा मापने में, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में, मैनोमीटर होता है गैसों का दाब मापने में, हाइग्रोमीटर होता है हवा की आर्द्रता मापने में, हाइड्रोमीटर होता है तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व मापने में, इलेक्ट्रोमीटर होता है दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में, लक्समीटर होता है प्रकाश तीव्रता मापने में, ऑक्सेनोमीटर होता है प्रकाश की पौधों की वृद्धि मापने में किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हम इनको विशेष ध्यान रखेंगे, बाकी तो हमको बहुत सारे याद हो गए हैं, सिवाय इन चीज़ों पे हम हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे, तो एक बार और अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं एक डाउन यानी सीजीएस पद्धति में बल मात्रक। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कुछ देर बाद।